नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आपका स्वागत है। सी लैंग्वेज के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एक टेस्ट सीरीज मतलब टेस्ट योर सी स्किल यानी कुछ छोटे छोटे एक दो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, जिसमें क्वेश्चंस के साथ साथ उसका आंसर भी मैं दूंगा। उसको आप प्रैक्टिकली टेस्ट करके देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में जो बताने जा रहा हूँ दैट इज कॉल्ड डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशंस में कुछ क्वेश्चंस है जो कि मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो ये वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के थ्रू आपको नॉलेज भी मिलेगा कि कभी कभी जब एग्ज़ाम में या कोई जो आप कंपनी में जाते हो सॉफ्टवेयर कंपनी में, तो वहाँ पर जब टेस्ट लिया जाता है तो टेक्निकल टेस्ट में ये सब क्वेश्चंस को कभी कभी पूछा जाता है, तो जिससे कि आपको थोड़ा बहुत जानकारी मिल जाएगा, नॉलेज मिल जाएगा कि कैसे करके इन क्वेश्चन को हैंडल करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है कि व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का जो आउटपुट क्या होगा। तो एट ए स्ट्रेच अगर आप देखते हो तो आपको लगेगा कि आउटपुट जो होता है x इज इक्वल टू 40 भी दिया हुआ है और x इज इक्वल टू, आप अगर बात करते हैं तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं बात करूंगा, जैसे यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है x इज इक्वल टू 40, आप देख सकते हो ये वाला डेफिनेशन है। यानी यहाँ पे अगर हम बात करेंगे डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, तो दो चीज़ों की बात करेंगे। यहाँ पे हमारा डिक्लेयर भी हो रहा है और इनिशियलाइज भी हो रहा है। सेकेंड, हमारा सेम जो x वैल्यू है वो यहाँ पे डिक्लेयर हो रहा है और इनिशियलाइज। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका आउटपुट क्या होगा, तो अगर आप ये जवाब देते हो कि नहीं इसमें एरर है, तो ये आप गलत हो जाओगे। इसमें कोई एरर नहीं है। अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे जो हमारे पास हुआ है दैट इज नोन एज एन एक्सटर्नल, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल डिक्लेरेशन। एक्सटर्नल डिक्लेरेशन हुआ है यानी जो मेन प्रोग्राम के बाहर हुआ है, और ये जो होता है वो इंटरनल हुआ है। तो आप बात करेंगे तो दिस इज नोन एज एन इंटरनल, तो ये आपके लिए इंटरनल है। तो एक एक्सटर्नल डिक्लेरेशन है और एक इंटरनल डिक्लेरेशन, यानी यहाँ दोनों ही सेक्शन में हम बात करेंगे। एक तो डिक्लेयर भी हुआ है, साथ में इनिशियलाइजेशन भी हुआ है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो डिक्लेयर भी हुआ है, इनिशियलाइज भी हुआ है। अब क्वेश्चन आता है कि जब ये प्रिंट होने की बात आएगी तो कौन सा इंपॉर्टेंट होता है। तो एक चीज़ आप जान के रखिए कि जब भी हम अगर सेम वेरिएबल डिक्लेयर होता है दोनों ही केस में, तो हमेशा हम लोकल का मतलब होता है कि जो लोकल वेरिएबल होता है। लोकल वेरिएबल मतलब जहाँ पे डिफाइन है। जैसे कि फंक्शन में अगर कोई वेरिएबल डिफाइन हुआ है, जैसे कि इंटीजर x इज इक्वल टू 20, तो ये लोकल होता है। तो इसका मतलब होता है कि आप सीधी सीधी बात है कि जो इंटरनल वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा प्राइम होता है इसके लिए। तो इसीलिए यहाँ पे जो आउटपुट आएगा आपके पास, डेफिनेटली ये आप देखेंगे 20 आउटपुट आएगा आपके पास। तो ये हो गया आपका आंसर, समझ में आ गया होगा कि एक्सटर्नल ना होके वो इंटरनल को वेटेज देता है क्योंकि इंटरनली ये डिफाइन हुआ है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है मेन। आप देखिए यहाँ भी वही डिक्लेरेशन भी हुआ है, इनिशियलाइजेशन, लेकिन आपको देखना है कि डिक्लेरेशन एक्सटर्नल है या इंटरनल है। तो यहाँ भी एक्सटर्नल है, लेकिन ये जैसे मैंने आपको बताया कि मेन के बाहर अगर कोई डिफाइन होता है तो एक्सटर्नल होता है, ऐसा नहीं होता। एक्सटर्नल इंटरनल का मीनिंग उसके स्कोप पे होता है, यानी वो कहाँ डिफाइन हुआ। अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे जो वेरिएबल का डिक्लेरेशन हुआ है, एक्स का डिक्लेरेशन हुआ है और साथ में इनिशियलाइज हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल। तो यानी ये एक्सटर्नल होगा विथ रिस्पेक्ट टू जो दूसरा डिफाइन किया गया है वो, यानी दूसरा जो डिफाइन किया गया है ये और ये देख सकते हैं, तो ये हमारा इंटरनल होगा। तो इस तरह से आप समझ में आ गया होगा कि मेन के बाहर जरूरी नहीं है कि एक्सटर्नल मेन के बाहर होता है, यानी किसी स्कोप के बाहर अगर होता है तो ये हमारा एक स्कोप है, और इस स्कोप के बाहर अगर डिफाइन हुआ है ये, तो यानी ये एक्सटर्नल हो गया। स्कोप के अंदर जो डिफाइन हुआ है इंटरनल हो गया। तो अगेन अगर हम बात करते हैं तो स्कोप के अंदर, यानी ये जो आप देख सकते हो ये ब्रैकेट है, दूसरा ब्रैकेट है, इस दोनों ब्रैकेट के अंदर ये डिफाइन हुआ है। तो यहाँ पे जो x का जो वैल्यू आएगा वो आपको समझ में आ रहा होगा कि x की वैल्यू क्या आएगा, दैट इज 20। यानी ये जो x की वैल्यू 20, क्योंकि ये लोकल स्कोप का जो वेरिएबल है उसको लेगा, यानी यहाँ पे जो ये 20 है उसको लेगा। अब लेकिन जैसे ही ये स्कोप के बाहर आ जाता है, ये प्रिंटफ आता है, तो इस प्रिंटफ में क्योंकि इसका स्कोप यहाँ पे था, तो इसलिए ये जो x के जो वैल्यू है, ये जो x का वैल्यू रहता है, ये इस स्कोप के बाहर नहीं आएगा। यहीं पे इसके वैल्यू खत्म हो जाती है, वैलिडिटी खत्म हो जाती है। तो जैसे अब दूसरी वैलिडिटी है, यानी ये जो x है, ये x की जो वैलिडिटी है अभी भी है क्योंकि ये अभी खत्म नहीं हुआ। तो यहाँ पे इस x की वैलिडिटी होगी और यहाँ पे उसकी वैल्यू जो होता है वो 40 रिप्रेजेंट होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आउटपुट
दो जगह होगा, पहले 20 प्रिंट होगा और दूसरे में आपका 40 प्रिंट होगा। अब डिक्लेरेशन का इनिशियलाइजेशंस में हम देखते हैं, एक नेक्स्ट होता है कि व्हाई डज द फॉलोइंग प्रोग्राम्स रिपोर्ट एंड रीडिक्लेरेशन एरर ऑफ एन फंक्शन। सो सिंपल से उसने बता दिया है कि डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन है, बट इस फंक्शन को लेकर वो रीडिक्लेरेशन एरर बता रहा है। सिंपल सी बात है, अगर हम फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं तो फंक्शंस में यहाँ पे देखिए इसका डेफिनेशन हमने दिया है, यानी इसका हमने एक स्ट्रक्चर यूज़ किया है, तो इस स्ट्रक्चर का यूज़ आगे जाके डिफाइन हुआ है। अब यहाँ देखो इसका यूज़ हुआ है, यहाँ पे इसका यूज़ है, आप बोलोगे दैट इज कॉल्ड यूज़ हो रहा है, यानी एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन यूज़ हो रहा है और उसका डेफिनेशन नीचे है, लेकिन नीचे डेफिनेशन के पहले ही उसका यूज़ हो रहा है, तो कैसे चलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी स्टूडेंट का नाम आपको नहीं देता हूँ तो उस स्टूडेंट को आप कैसे परमिट करोगे। जैसे सपोज कर लो मैंने आप एक इवेंट ऑर्गेनाइज किए हो जिसमें मैं बोला हूँ कि मैं जिस स्टूडेंट का नाम आपको देता हूँ उसी स्टूडेंट को आपको लेना है। अब मैंने कोई आपका स्टूडेंट का नाम ही नहीं दिया है और उससे पहले अगर वो स्टूडेंट आपके पास आ जाता है तो फिर कैसे करके आप उसको जस्टिफाई करोगे कि ये सही है या गलत है। वही चीज़ हो रहा है यहाँ पे कि डिस्प्ले को यूज़ हो रहा है, यानी वो स्टूडेंट आपके पास आ गया है जिसके बारे में मैंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया आपको, तो फिर वो कैसे, क्योंकि जबकि उसका इन्फॉर्मेशन मैं बाद में। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास स्टूडेंट आया, प्रॉब्लम एराइज हुआ, फिर आप मेरे से पूछ रहे हो और पूछने के बाद फिर मैं बोल रहा हूँ कि अब सर, तो इसका मतलब है कि एरर तो आ गया, तो वही जो एरर है वो यहाँ पे आ रहा है। तो कंपाइलर के लिए ये चीज़ें नॉर्मल नहीं होती है, कंपाइलर को बताना जरूरी रहता है। तो इसीलिए ये जो हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम्स आया है, इस प्रॉब्लम्स को हटाने का एक ही तरीका होता है कि आप जो होता है ऊपर ये void नाम का जो होता है आप लिख दो, void आप लिखोगे डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बनाओगे और सेमीकोलन से इसको, तो यहाँ पे ये जो डिक्लेरेशन है फंक्शन का डिक्लेरेशन जरूरी है, जिससे कि ये जो प्रॉब्लम्स है एरर ऑफ फंक्शंस डिस्प्ले यानी रीडिक्लेरेशन ऑफ एरर, तो इसका मतलब होता है ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि कंपाइलर को पता चल जाएगा कि डिस्प्ले नाम का एक प्रॉब्लम फंक्शंस है जिसका आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो। अब ये डिफाइन बाद में हो रहा है, वो छोड़ देता है कि बाद में होगा कहीं ना कहीं डेफिनेशन, लेकिन इसका इन्फॉर्मेशन उसने दे दिया कि ये आदमी सही है, यानी ये स्टूडेंट सही है, यानी ये फंक्शन सही है, इसका आप यूज़ कर सकते हो। हाँ, जैसे ही यूज़ करता है और सपोज कर लो ये फंक्शन उसको नहीं मिलता है तो फिर एक प्रॉब्लम आ जाएगा कि डिस्प्ले जो होता है नॉट डिफाइन करके आ जाएगा। तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि ये जो रीडिक्लेरेशन है इसको हटाने के लिए एक सिंपल सा आपको यहाँ पे बताना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम्स का आउटपुट क्या होगा, तो सिंपल सी बात है कि आपने एक एक्सटर्नल नाम से, ये देखिए ये जो फंक्शंस है इसको आपने एक एक्सटर्नल के फॉर्म में डिफाइन कर दिया। इसका मतलब है ये बता रहा है कि ये कहीं ना कहीं बाहर आपको इसका डेफिनेशन मिलेगा एक्सटर्न के फॉर्म, यानी इसका डेफिनेशन बाद में दिया हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि यू कैन यूज। सो व्हाट वुड बी द आउटपुट, तो इसका मतलब होता है आप इसका यूज कर सकते हो। अभी जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में रीडिक्लेरेशन एरर के बारे में बात कर रहा था, उस चीज़ों को यहाँ पे सॉल्व करने के लिए उसने ये एक्सटर्नल नाम से यूज करते हुए बता दिया कि ये एक फंक्शन है जो कि बाहर डिफाइन हुआ है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये फंक्शंस को यहाँ लिया है और ये फंक्शंस का जो वेरिएबल है वो फ्लोट टाइप का है, आप डेफिनेटली देख सकते हैं। अब जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ जो प्रोग्रामिंग है इसको आप चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूँ इंटीजर फंक्शन fun, और यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्लोट AA, यानी यहाँ पे आप AA कर सकते हो। तो ये भी एक तरीका है, या तो फिर ये भी एक तरीका है जिसमें यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर ले लिया और नीचे उसको डिफाइन करते हैं। तो एक डिफरेंट जो आपका कंपाइलर होता है उस पर काम करता है। अब देखिए मेन जो चीज़ें होते हैं कि रिटर्न क्या करेगा। अब सिंपल सी बात है कि इसने इनपुट फ्लोट लिया है और रिटर्न करते समय कास्टिंग कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इंटीजर से कास्टिंग किया है, तो मैंने जो इनपुट किया है 3.14 इनपुट किया है। अब वो कास्टिंग होने के बाद यानी जो आपका डेसिमल पॉइंट है वो हट जाएगा और यहाँ कास्टिंग होगा, तो कास्टिंग होने के बाद यानी जब ये कास्ट होगा यानी यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो 3.14 होगा, और जब ये कास्ट होगा तो कास्ट होने के बाद उसका जो वैल्यू होता है 3 होगा। अब यही 3 वैल्यू रिटर्न होगा, तो जब ये रिटर्न होगा तो इसका मतलब है आउटपुट आपका 3 आएगा। तो डेफिनेटली इसका आउटपुट क्या आएगा 3।
तो इस तरह से आपको आंसर जब निकालना होता है तो इस तरह से पूरे प्रोसेस को सोचने के बाद आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास एक स्ट्रक्चर आपने डिफाइन किया है मेन के अंदर, जिसमें आपने 3 वेरिएबल लिया है, कैरेक्टर यानी स्ट्रिंग की तरह काम करेगा, एज और सैलरी। अब उसके बाद आपने एक स्ट्रक्चर के थ्रू एक EMP का यूज़ किया है, क्योंकि EMP नाम का आपने स्ट्रक्चर किया है, उससे ई वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है डेटा स्ट्रक्चर, और उसमें आपने टाइगर से उसको असाइन किया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें 3 वैल्यूज़ होते हैं, यानी इसमें 3 वैल्यूज़ है, पहला नाम, दूसरा एक इंटीजर वैल्यू, तीसरा एक फ्लोट। लेकिन आपने टाइगर को डिक्लेयर किया है यानी इनिशियलाइज किया है, बाकी 2 को नहीं किया है। तो जब आपने बाकी 2 को नहीं किया है तो डेफिनेटली ये बाय डिफॉल्ट 0 और 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा, क्योंकि एक को आपने डिक्लेयर कर दिया तो बाकी वो बाय डिफॉल्ट ना, जैसे अगर सपोज कर लो आपने स्ट्रिंग को डिफाइन कर दिया है, बाकी दोनों इंटीजर और फ्लोट है, तो उसकी वैल्यू जो होते हैं इनिशियलाइज वैल्यू 0 एंड 0 होगी, तो उसने 0 एंड 0 से डिफाइन कर दिया। तो जब आप इसको परसेंटेज में शो करना चाहते हो, ये और ये शो करना चाहते हो, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको जो मिलेगा 0 वैल्यू और यहाँ पे आपको मिलेगा 0 वैल्यू। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर आप इनिशियलाइज करते हो और बाकी 2 जो पार्ट है उसको इनिशियलाइज नहीं करते हो, तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका जो वैल्यू होता है वो 0 0 से इनिशियलाइज हो जाता है। जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो डेसिमल में दिखेगा, ये इंटीजर फॉर्म में दिखेगा। तो इस तरह से मैंने आपको एक समझाया डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन से कुछ बेसिक क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, उसका आंसर क्या आता है, आउटपुट कैसे होता है, वो चीज़ें मैंने आपको बताया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।